हेलो एवरीवन, क्लास 10 चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने की घटनाओं को पढ़ेंगे, जिसमें मुख्यतः हम लोग फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन इन देशों के बारे में पढ़ेंगे कि इन देशों में कौन कौन से घटनाक्रम हुए जिनसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इससे पहले हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक उसी तरीके से हम एक यूरोप कॉन्टिनेंट में किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उन घटनाक्रम को हम फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और कुछ देशों के घटनाक्रम के बारे में जानकर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से मल्टीनेशनल डायनेस्टी को रिप्लेस करके नेशन स्टेट का उदय किया गया, नेशन स्टेट का इमर्जेंस किया गया, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे ये चीज़ें इवॉल्व हुई, यानी किस तरीके से डायनेस्टी रूल ख़त्म करके नेशन स्टेट के रूल को यहाँ पर लाया गया, उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे और उसको इवॉल्व करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर के शुरुआत में अगर हम लोग बुक देखें तो बुक में हमें एक फिगर नज़र आएगा, जो फिगर है, जिस फिगर को पोर्ट्रे किया था फ्रेडरिक सॉर्यू ने, जिन्होंने ये फिगर बनाया था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यानी कि कोई भी देश डेमोक्रेटिक या सोशल रिपब्लिक बनना चाह रहा हो, उसका क्या ड्रीम है, उस ड्रीम को उन्होंने उस पिक्चर के द्वारा पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी। तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उन्होंने सपनों के एक संसार को रचा जो उनके शब्दों से जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। अगर आप श्रृंखला का चित्र देखिएगा, पहला चित्र देखिएगा, तो ये चित्र आपके सामने है, जो आपको आपके बुक में भी दिखेगा। अगर आप इस चित्र को गौर से देखें तो आपको इसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी हम इनलाइनमेंट, ज्ञानोदय की मशाल, यानी कि इनलाइनमेंट ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, उस मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। अगर हम यहाँ पर इस पिक्चर को देखें तो यहाँ ये देखिए, ये हमारा है इनलाइनमेंट ऑफ नॉलेज या ज्ञानोदय की जो मशाल है, वो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल दिख रही है और दूसरे हाथ में अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लोगों की, मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है कि एक स्वतंत्र राज्य में डेमोक्रेटिक रूल में मनुष्यों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, वो यहाँ पर उन्होंने अपने हाथ में थामा हुआ है। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसको महिला का रूप यहाँ प्रदान किया गया है। उसके प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर अवशेष बिखरे पड़े हैं जो कि निरंकुश शासन तंत्र के हैं। यहाँ पर टूटे हुए मुकुट मिलेंगे या जो भी उनके सिंबल्स होते थे निरंकुश शासन तंत्र के, उसके अवशेष यहाँ पर मिलेंगे। निरंकुश यानी कि ऑब्सोल्यूटिज्म में इसका मतलब होता है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थीं। तो प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सॉर्यू के यूटोपिया में, यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी एक सपना देखते हैं कि हमारे भारत में फिर से राम राज्य आ जाए, या फिर से भारत हमारी सोने की चिड़िया हो जाए जैसे पहले कही जाती थी। तो ये सुनने में तो लगता है कि हाँ राम राज्य आ जाए काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन ये एक सपनों की दुनिया है, ये लगभग इम्पॉसिबल है।
कि दोबारा से हमारे देश में राम राज्य आ जाए, जहाँ पर व्यक्ति के अंदर से छल कपट खत्म हो जाए, लोग झूठ बोलना छोड़ दें, भ्रष्टाचार करना छोड़ दें, एक दूसरे के साथ गलत करना छोड़ दें, सभी भाईचारे के साथ रहें। तो ये कल्पना है जो कि हम लोग कर सकते हैं अपने देश के बारे में, लेकिन इस कल्पना का साकार होना लगभग असंभव है। उसे ही यूटोपिया कहा जाता है या कल्पना दर्श कहा जाता है। तो सौरयू के कल्पना दर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, यानी कि ये जो लोग इस स्टैचू को पार कर चुके हैं ये यूएसए और स्विट्जरलैंड के लोग हैं। स्टैचू को पार करने का मतलब है कि ये लोग डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुके हैं। ये मोनार्की कंट्री के व्यवस्था को तोड़कर डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके हैं, यानी कि ये जो यूएसए और स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट बन चुके हैं, राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। नेशन स्टेट के बारे में हम लोग आगे समझेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, यानी कि ये जो देश है, जो फ्रांस है, ये अभी अभी इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा है। यानी कि फ्रांस अब जैसे ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पार करेगा ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगा, यानी कि निरंकुश शासन तंत्र को तोड़कर ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं, यानी फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग खड़े हैं। जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर ईसा मसीह हैं, कुछ संत यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ फरिश्ते यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी ये लोग भी इस घटनाक्रम पर अपनी नज़रों को जमाए हुए हैं कि नीचे क्या हो रहा है और किस तरह से लोग अपने इस निरंकुश शासन व्यवस्था को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। तो यहाँ पर हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि फ्रेडरिक सौरयू ने अपनी कल्पना की दुनिया बनाई है इस चित्र के दौरान, जहाँ पर वो एक सपना देख रहे हैं कि सभी जो राष्ट्र हैं वो निरंकुश शासन प्रणाली को तोड़कर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एंटर कर रहे हैं, जहां पर उनका खुद का संविधान होगा और वे आपसी भाईचारे के साथ रहेंगे। तो इस चैप्टर में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सौरयू ने इस चित्र में की। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीति और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, यानी कि डायनेस्टिक के आधार की जगह पर नेशन स्टेट का इमर्जेंस हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। इस चैप्टर में उन विविध प्रक्रियाओं पर हम लोग प्रकाश डालेंगे जिनके तहत 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म का उदय हुआ, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और कुछ देशों के बारे में हम लोग जानेंगे। किस तरीके से डायनेस्टी रूल को ख़त्म करके नेशन स्टेट को इमर्ज किया गया, क्या क्या घटनाक्रम इसको इमर्ज करने में लगा, क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई, इन चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो आइए इस चैप्टर का हम लोग का पहला टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी फ्रांस की क्रांति और एक राष्ट्र का क्या आइडिया होता है, जिसमें हम लोग 6 टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। नेशन स्टेट्स, नेशनलिज्म, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, impact of the events in France on other parts of Europe, Napoleonic reforms and civil code of 1804 और reaction of people to the Napoleonic reforms। तो फ्रेडरिक सॉर्यू, एक फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स पोर्ट्रेइंग हिज यूटोपियन विजन ऑफ द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, शैटरिंग द सिंबल्स ऑफ ऑब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, पेविंग वे फॉर द नेशन स्टेट्स। जिसमें हम लोगों ने देखा कि उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें उन्होंने अपने यूटोपियन विजन का मतलब एक ऐसी सरकार जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है, तो उन्होंने अपनी एक यूटोपियन विजन बनाई दुनिया के बारे में, जिसमें सभी लोग एब्सोल्यूट का मतलब निरंकुश, जहाँ दमनकारी नीतियाँ होती हैं, तो लोग एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन को छोड़कर डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक में की ओर आगे बढ़ रहे हैं और डायनेस्टी को ख़त्म करके नेशन स्टेट को बनाने में लगे हुए हैं। ये नेशन स्टेट क्या होता है, तो अगला हम लोग का टॉपिक है नेशन स्टेट। पहला टॉपिक, ए डिफाइंड टेरिटरी इनहैबिटेड बाय पीपल शेयरिंग कॉमन आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, हिस्ट्री, डेसेंट etc। यानी एक ऐसा परिभाषित क्षेत्र जहाँ पर लोगों की एक जैसी पहचान होती है। एक जैसी पहचान होने का मतलब या तो उनकी भाषा एक होगी, या तो उनका धर्म एक होगा, या तो उनका इतिहास एक होगा, या तो उनकी संस्कृति एक होगी, या तो उनका पहनावा एक होगा, यानी किसी न किसी माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। उनके अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी की भावना आएगी, इमोशन आएगी। उसे ही हम लोग नेशन स्टेट कहते हैं, राष्ट्र राज्य कहते हैं। यानी यहाँ पर जहाँ पर लोग किसी भी तरीके से एक साझेपन को आपस में बांट रहे हों, उनके अंदर साझेपन की भावना हो, उसे हम लोग नेशन स्टेट कहते हैं। यूनेस्को ने नेशन स्टेट का जो डेफिनेशन दिया है, द नेशन स्टेट इज़ वन वेयर द ग्रेट मेजॉरिटी आर कॉन्शियस ऑफ अ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर द सेम कल्चर। यानी नेशन स्टेट वो है जहाँ पर एक जो ग्रेट मेजॉरिटी होती है वो कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करती है या सेम कल्चर को शेयर करती है, उसे नेशन स्टेट कहा जाता है। आइए हम लोग नेशन स्टेट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, नेशन स्टेट में 2 टर्म मिलेंगे, एक हमें मिलेगा नेशन और एक हमें मिलेगा स्टेट। पहले हम लोग स्टेट को देखते हैं कि स्टेट क्या है। तो स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट और एंटिटी, यानी एक जिसमें एक पॉलिटिकल यूनिट हो, यानी कि वो एक जैसी सरकार के दायरे में बंधे हुए हों। डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया, यानी उनका जो एरिया है वो डिफाइंड है, यानी कि जैसे हम लोगों का घर डिफाइंड होता है कि हम लोग का घर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर ख़त्म होगा, उसी तरीके से स्टेट का भी एक जियोग्राफिक एक एरिया होता है जो यहाँ से शुरू होता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ख़त्म होता है। पीपल, वहाँ पर लोग भी रह रहे होते हैं। सॉवरेंटी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और जहाँ पर संप्रभुता होती है। संप्रभुता होने का मतलब कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलता है। ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट अथॉरिटी विल्डिंग पावर टू रूल और गवर्न, और जहाँ पर एक न्याय के तरीके से एक न्यायसंगत सरकार होती है, जो सरकार लोगों पर शासन करती है, लोगों पर गवर्न करती है। तो स्टेट क्या हो गई, जहाँ पर एक पॉलिटिकल यूनिट होगी, यानी किसी न किसी पार्टी की सरकार होगी, उसके एक अपनी परिभाषित क्षेत्र होंगे, वहाँ पर लोग एक आपसी भाईचारे से यानी कि एक संप्रभुता से रह रहे होंगे, और जहाँ पर वहाँ के संविधान के मुताबिक, वहाँ के कानून के मुताबिक एक सरकार होगी। ये हुआ हमारा स्टेट। नेशन का मतलब नीड नॉट हैव फिजिकल बाउंड्री, यानी कि नेशन राष्ट्र का मतलब हुआ कि कोई फिजिकल बाउंड्री उसकी नहीं है, यानी कि वो कोई परिभाषित नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक में ही उस नेशन को बांटा गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेफर्स टू पीपल बाउंड बाय कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज, एथनिसिटी, डिसेंट etc। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ से नेपाल जाते हैं तो नेपाल में भी हमें भोजपुरी बोलने वाले, भोजपुरी समझने वाले लोग मिलते हैं। अगर हम मॉरिशस चले जाते हैं तो वहाँ पर भी भोजपुरी बोलने वाले या हिंदी बोलने समझने वाले लोग मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के लोग या भारत मॉरिशस के लोग ये आपस में कॉमन लैंग्वेज को शेयर करते हैं।
तो उनको हम लोग कह सकते हैं कि वो एक नेशन में बंधे हुए हैं, यानी कि उनके अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि भारत और नेपाल दोनों एक ही देश है, दोनों अलग अलग देश है। भारत एक अलग स्टेट है, नेपाल एक अलग स्टेट, लेकिन दोनों का जो कल्चर है वो किसी न किसी माध्यम से लोगों के अंदर कॉमन आइडेंटिटी की भावना को शेयर करता है। तो ए फीलिंग ऑफ कॉमननेस एंड इमोशनल अटैचमेंट, यानी एक जैसी भावना या एक दूसरे से इमोशनल अटैचमेंट की भावना जहाँ पर आ जाए उसे हम लोग नेशन का नाम देंगे। चाहे वो एक ही भाषा से हो, पहनावे ओढ़ावे से हो, एक ही इतिहास से हो, किसी भी तरीके से अगर कॉमननेस की भावना आती है तो वहाँ पर नेशन का कंसेप्ट आ जाता है। और जहाँ पर एक फिक्स टेरिटोरियल एरिया की बात आ जाती है, सरकार की बात आ जाती है, तो वो स्टेट में आता है। और हम समझते हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। आइडेंटिफाइंग विद वंस ओन नेशन एंड सपोर्टिंग द प्रमोशन ऑफ इट्स इंटरेस्ट, बट नेशनलिज्म कैन मैनिफेस्ट डिफरेंटली सिनेरियोज एंड सिचुएशंस। तो राष्ट्रवाद ये होता है जहाँ पर हम किसी एक देश से बिलोंग कर रहे होते हैं और हम उसके ही भलाई के बारे में बात करते हैं और उसे ही सपोर्ट करते हैं। या जैसे हम लोग भारत में रह रहे हैं तो हम लोग भारतीय हैं, तो हम लोग भारतीय हैं भारत में रहने की वजह से, और हम भारत की बातों को ही सपोर्ट करते हैं और भारत के ही कल्चर को, भारत के ही सभ्यता को, संस्कृति को प्रमोट करते हैं हर वक्त, उससे सपोर्ट भी करते हैं और उससे हम लोग प्रमोट भी करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रवाद है वह विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न सिनेरियो में वो बदल भी सकती है। यानी ज़रूरी नहीं कि अगर किसी देश में अगर कोई व्यक्ति रह रहा हो तो उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना हो ही। राष्ट्रवाद की भावना का मतलब जिस देश में वो रह रहा हो वो उसी देश के बारे में सोचे, ऐसा कतई कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी लोग उस देश में रहते हुए भी उस देश के बारे में भला नहीं सोचते हैं, तो उसे हम राष्ट्रवाद नहीं कहेंगे। यानी कि राष्ट्रवाद की भावना अलग अलग परिस्थितियों में ये बदल भी सकती है, लेकिन अगर हम एक कॉमन इसका डेफिनेशन देखें तो राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि हम जिस देश में रह रहे हैं हम उसी का गुणगान करेंगे और उसी का गुणगान करने के अलावे हम उसके संस्कृति को, उसकी बातों को प्रमोट करेंगे, वो हमारा राष्ट्रवाद होता है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 was the first expression of nationalism and had its impact on other parts of Europe। 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, वह राष्ट्रवाद सबसे पहले वहीं से उजागर होना शुरू हुआ, जिसका प्रभाव धीरे धीरे यूरोप के दूसरे पार्ट्स में भी पड़ना शुरू हुआ। तो वहाँ पर क्या हुआ था? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड नेशनलिज्म एमॉन्ग पीपल। फ्रांस की क्रांति ने वहाँ लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया था। ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेंटी टू बॉडी ऑफ सिटीजन्स, लोगों के अंदर संप्रभुता की भावनाओं का स्रोत हुआ था। संप्रभुता की भावना लोगों के अंदर अब उपजनी शुरू हो गई थी। पीपल वर एज्यूम्ड टू बी अल्टीमेट सोर्स ऑफ शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द नेशन, और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि अब लोग ही किसी भी देश के डेस्टिनी को एक नया रूप देंगे, उसका एक नया आकार देंगे। जब उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो देश के भले के बारे में ही सोचेंगे, और जब देश के भले के बारे में सोचेंगे तो एक देश को एक नया आकार मिलेगा जिसमें हमेशा वो देश फलता फूलता ही रहेगा। तो ये हमारी राष्ट्रवाद हुई और राष्ट्रवाद की भावना हुई। आगे हम देखते हैं कि डेवलपिंग ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कि किस तरीके से एकजुटता की भावना, एक साझेपन की भावना लोगों के अंदर आई। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को उदय किया गया। द आइडिया ऑफ ला पैट्री, दैट मीन्स फादरलैंड, एंड ले सिटोयन, दैट मीन्स द सिटीजन, प्रोमोट द फीलिंग ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। यानी ला पैट्री और ले सिटोयन, इसके द्वारा, इसके आइडिया के द्वारा लोगों के अंदर एक यूनाइटेड कम्युनिटी यानी कि एक समुदाय होने की फीलिंग को प्रमोट किया गया। किस तरीके से? ए ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग वॉज एडॉप्टेड इन प्लेस ऑफ फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि रॉयल स्टैंडर्ड के जगह पर एक ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग को एडॉप्ट किया गया। यानी कि पूरे देश के लिए एक ही झंडे का निर्माण किया गया कि इस देश के लोग सिर्फ इसी झंडे से जाने जाएंगे। यानी अलग अलग
प्रांतों के लोगों का अलग अलग झंडा नहीं होगा, बल्कि पूरे देश का एक ही झंडा होगा। जैसे हमारे भारत देश का एक ही झंडा है, भले ही यहाँ पर अलग अलग राज्य बने हुए हैं, अलग अलग प्रांत बने हुए हैं, लेकिन अलग अलग राज्य या प्रांत होने से झंडा अलग नहीं है, बल्कि हमारा एक तिरंगा ही है जो झंडा के रूप में मानक है पूरे देश के लिए। ठीक उसी तरीके से वहाँ पर भी एक ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग को बनाया गया जो पूरे देश के लिए एक था। तो उससे लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी की भावना आई कि हमारा एक ही झंडा है। द स्टेट्स जनरल वर इलेक्टेड एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। उसके बाद स्टेट जनरल की इलेक्शन हुई, वोटिंग हुई और उसका नाम बदलकर, स्टेट्स जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टरीज कॉमेमोरेटेड। नई नई कविताएं लिखी गईं जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थीं, शपथें ली गईं और उन लोगों ने, जिन लोगों ने इस राष्ट्रवाद को लाने के लिए अपनी जान गंवाई थी, जो शहीद हुए थे, उनको भी याद किया गया। ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वॉज इंस्टॉल्ड टू फॉर्मुलेट यूनिफॉर्म लॉज फॉर सिटीजन। एक सेंट्रलाइज सिस्टम का निर्माण किया गया जहां पर वहां पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून को बनाने की व्यवस्था की गई। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर एबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ का मतलब कि एक अपने ही देश में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या किसी सामान को बेचने के लिए जो टैक्स लगता था, उस टैक्स को हटा दिया गया कि एक ही देश में अगर व्यापार करना है, सामान को ले जाना है, तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स एडॉप्टेड। यानी पहले क्या था कि हर जगह का अलग अलग वेट और मेजर था। अगर कहीं पर 1 किलो 1000 ग्राम है तो कहीं पर 1 किलो का 900 ग्राम ही हो गया। एक उदाहरण के तौर पर ऐसा होता, मतलब कि मानक वहाँ के कुछ और थे, कुछ समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि कहीं पर 1 किलो का 1000 ग्राम हुआ तो कहीं का पर 1 किलो का 800 ग्राम कर दिया गया। तो उन चीज़ों को हटाकर पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर को लाया गया कि अगर 1 किलो का 1000 ग्राम फिक्स कर दिया गया है तो पूरे देश में 1 किलो का 1000 ग्राम ही होगा। अलग अलग स्टेट बदलने से या प्रांत बदलने से उनकी मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। टू डेवलप अ कॉमन लैंग्वेज, पीपल वर आस्क्ड टू स्पीक फ्रेंच एंड कैन स्पीक रीजनल डायलेक्ट। कि एक जैसी भाषा लोगों के बीच डेवलप करने के लिए लोगों से कहा गया कि आप लोग फ्रेंच भाषा में ही बात करें या अपने ही रीजनल डायलेक्ट में, यानी कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जिस प्रांत में आप रह रहे हैं, आप उसी की भाषा का इस्तेमाल करें, किसी अन्य भाषा का इस्तेमाल न करें। जैसे अभी हमारे भारत देश में भी है, हमारे भारत देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है पूरे देश के लिए, लेकिन लोग अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रांत, जैसे हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं, कुछ लोग मैथिली में बात करते हैं, तो कुछ मगही में बात करते हैं। वैसे हर स्टेट की अलग अलग भाषा है, लेकिन जो कि यूनिफॉर्म ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे देश की वो हिंदी है। ठीक उसी तरीके से वहाँ पर भी लोगों से कहा गया कि आप लोग या तो फ्रेंच बोलिए या अपने रीजनल ही बोली में बात कीजिए, उसके अलावा किसी और भाषा का इस्तेमाल ना करें। द फ्रेंच नेशन वॉज supposed to consider it as a duty to liberate other peoples of Europe from despotism and help them to become nation states। और फ्रेंच नेशन से सपोज किया गया, उनकी एक ड्यूटी बनाई गई कि आप यूरोप के सभी लोगों को एकजुट करेंगे, उनके अंदर जो अलगाववाद की जो भावना है उस भावनाओं को दूर करके उन्हें एक नेशन स्टेट बनाने में उनकी मदद करेंगे। तो इस तरीके से फ्रांस में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के सेंस को डेवलप करने की कोशिश की गई, जहां पर ला पैट्री और ले शिटोयन इनकी भावनाओं को प्रमोट किया गया, यानी कि फादरलैंड और सिटीजन। फादरलैंड का मतलब कि जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने जन्म लिया है, यही हमारा देश है और वहां के हम नागरिक हैं और हमारे भी कुछ अधिकार हैं। इस भावना को लोगों के अंदर लाने की कोशिश की गई, जहां पर ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग हुआ, स्टेट्स जनरल को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट किया गया। इस तरह के बहुत सारे कामों को यहाँ पर किया गया। अब इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट इन फ्रांस ऑन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, कि ये जो फ्रांस में जो ये सब जो कलेक्टिव आइडेंटिटी को या फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इसका प्रभाव यूरोप के दूसरे हिस्सों में कैसे पड़ा, दूसरे पार्ट्स में कैसे पड़ा। तो स्टूडेंट्स एंड मिडिल क्लास मेंबर्स स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। हम लोगों ने वहाँ जैकोबिन क्लब्स के बारे में भी पढ़ा है कि कुछ ऐसे क्लब्स होते थे जहाँ पर लोग बैठकर
ये कार्य कैसे होना चाहिए, सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए, किसे हमें वोट देना चाहिए, शासन व्यवस्था किस तरीके से केंद्रित चलनी चाहिए, ये सब बातें वहाँ पर होती थी जो युवा बैठकर वहाँ पर बात करते थे। तो बच्चे और जो मिडिल क्लास मेंबर्स थे उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू किए। They supported the entering of French armies in other parts of Europe like Holland, Belgium, Switzerland and even in Italy। और उन्होंने ये सपोर्ट किया कि जो फ्रेंच आर्मीज़ हैं वो यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी प्रवेश करेंगी और उनको एकजुट करने की कोशिश करेंगी। जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में भी फ्रेंच आर्मीज़ वहाँ पर जाएंगी और उनको अपने राज्य में मिलाकर उनके अंदर कॉमन आइडेंटिटी लाने की कोशिश करेंगी। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड मोर विद द रिवोल्यूशनरी वॉर्स। और युद्ध के जरिए, क्रांतिकारी युद्ध के जरिए जो राष्ट्रवाद की भावना है वह बहुत ज़ोर शोर से वो बढ़नी शुरू हुई, उसने काफ़ी जोर पकड़ दिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुए थे उसका प्रभाव अब यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी पड़ रहा था। लोग जैकोबिन क्लब्स बना रहे थे। फ्रांस की आर्मीज़ यूरोप के दूसरे देशों में जाकर वहाँ पर हमला करती थी, हमला करके उसे अपने देश में मिलाती थी और उनके अंदर एक नेशनल आइडेंटिटी को, एक कॉमन आइडेंटिटी को लाने की कोशिश करती थी। अगला हमारा टॉपिक है नेपोलियन रिफॉर्म्स एंड सिविल कोड ऑफ 1804, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Napoleon destroyed democracy, replacing it by monarchy, but he brought administration reforms to make it more rational and efficient। नेपोलियन जब फ्रांस में आया तो उसने वहाँ के डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और उसने वहाँ पर फिर से मोनार्कियल शासन को लागू कर दिया, यानी कि गणतंत्र को, राजतंत्र को, लोकतंत्र को ख़त्म करके फिर से वहाँ पर उसने निरंकुशवाद को वापस लाया। लेकिन निरंकुशवाद को वापस लाने के साथ साथ उसने जो शासन प्रणाली अपनाई वह काफ़ी सही थी, यानी कि लोगों के लिए निरंकुश का मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ, नेपोलियन ने ये कार्य नहीं किया कि वो अपने तरीके से ही शासन कर रहा था, वो अपने बारे में सोच रहा था, जनता के बारे में उसने कोई नियम कानून या कोई अधिकार नहीं दिए, ऐसी बात नहीं थी। उसने वहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम लाई, लेकिन मोनार्कियल सिस्टम लाने के साथ साथ जिस तरह की शासन प्रणाली नेपोलियन ने अपनाई थी वह काफ़ी सटीक थी और काफ़ी लोगों के लिए सुविधाजनक थी। किस तरीके से? इम्प्लीमेंटेड नेपोलियन कोड ऑफ 1804। 1804 में उसने एक नेपोलियन कोड लाया जिसके तहत रिमूव्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पर जो प्रिविलेज मिला करते थे, जैसा कि फ्रांस में हम लोगों ने देखा था, समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था, क्लर्जी, नोबिलिटी और द कॉमन पीपल। तो क्लर्जी परिवार में अगर कोई बच्चा जन्म लेता था तो पैदा होते ही क्लर्जी परिवार में या क्लर्जी सोसाइटी में जन्म लेने के साथ ही उसे क्लर्जी के सारे अधिकार खुद ब खुद प्राप्त हो जाते थे, यानी कि जन्म के आधार पर प्रिविलेज मिलता था। उस चीज़ को नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया कि जन्म के आधार पर किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा। इस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि कानून के नज़र में सभी बराबर हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है कि क्लर्जी वाले हाई है, कॉमन पीपल वाले लो हैं, इस तरह की बातों को ख़त्म कर दिया था। और राइट टू प्रॉपर्टी वॉज सिक्योर्ड, और यह कानून व्यवस्था बना दी गई कि लोग चाहें तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद कर अपने पास रख सकते हैं। रिफॉर्मेशन इन डच रिपब्लिक्स, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, और इसके साथ साथ अब इन देशों में क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स वर सिंप्लीफाइड, कि प्रशासन के जो डिविजन्स थे उसको काफ़ी आसान कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश्ड, फ्यूडल सिस्टम का मतलब हुआ सामंती प्रथा। सामंती प्रथा का मतलब कि लोगों को ज़मीनें दी जाती थी और उसके बदले में लोगों को टैक्स चुकाने पड़ते थे उस पर काम करने के एवज़ में, तो इस प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। पीजेंट्स फ्रीड फ्रॉम सर्फडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज़, यानी कि जो पीजेंट्स थे, जो मज़दूर थे, उनको गुलामी से उनको फ्री कर दिया गया। और मैनोरियल ड्यूज़ का मतलब वही हुआ कि अगर आप किसी को ज़मीन दे रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, तो उसके बदले में उन्हें कुछ बकाया चुकाना पड़ेगा, जिसको मंदिर बकाया भी कहते हैं। तो इन चीज़ों से वहाँ पर लोगों को मुक्ति दे दी गई। तो फ्रांस में हो रही इन रिफॉर्मेशन का जो असर था वह बाकी जगहों पर भी पड़ रहा था, और जिस तरीके से फ्रांस में शासन प्रणाली बदल रही थी उसी तरीके से
यूरोप के बाकी जगहों पर भी शासन प्रणाली में काफ़ी अंतर आ रहे थे। रिफॉर्म्स इन टाउन्स, शहरों में क्या हुए? गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि जो भी मर्चेंट्स हैं या क्राफ्ट्समैन्स हैं, अगर उन्हें अपना सामान कहीं जाकर बेचना हो तो उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे देने पड़ते थे, उन्हें कुछ टैक्स देना पड़ता था। इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड, और जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सुविधाएं थी उनको काफ़ी इम्प्रूव किया गया। रिएक्शन ऑफ पीपल टू द नेपोलियनिक रिफॉर्म्स, ये जो सुधार किए गए इसका लोगों के अंदर क्या रिएक्शन आया? पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन वेलकम्ड द रिफॉर्म्स एज अ ब्रेथ ऑफ न्यू फ्रीडम। तो जो किसान थे, जो कलाकार थे, मजदूर थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने इस सुधार का वेलकम किया क्योंकि उनको अब कार्य करने में आज़ादी मिल रही थी। उनके ऊपर जो प्रतिबंध थे उस प्रतिबंध को हटा दिया गया था और वो खुलकर आज़ादी के साथ अपना कार्य कर सकते थे। यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, कॉमन करेंसी वर टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अदर। और जो एक रूपता लाई गई कानून व्यवस्था में, जो वेट और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, यानी कि पूरे देश के लिए एक ही तरह का जो मापन तैयार किया गया, एक ही जैसी करेंसी लगा दी गई पूरे देश में, तो इससे जो गुड्स और कैपिटल्स का मूवमेंट था वह काफ़ी आसान हो गया। आसान इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे देश में इतने राज्य हैं, बिहार में अगर जैसा कि हमने एग्जांपल दिया कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो कोई यहाँ पर 1 किलो सामान खरीदता है, और यूपी में अगर 1 किलो का 800 ग्राम होता हो, तो इससे कितनी परेशानी आ जाएगी कि यहाँ पर हम 1000 ग्राम खरीदेंगे लेकिन वहाँ पर 800 ग्राम का ही पैसा मिलेगा। तो ये जो एकरूपता लाई गई इन चीज़ों में, उससे गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट में, उन्हें बेचने में, लोगों को काम करने में काफ़ी आसान हो गई, क्योंकि अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि यहाँ पर रुपए की कीमत या वेट्स की मेजर कुछ और है और वहाँ पर जाने पर कुछ और हो जाएगी। रिएक्शन ऑफ पीपल इन द कंकर्ड एरियाज, इन द बिगनिंग द फ्रेंच वर वेलकम्ड बाय पीपल एज द हार्बिंगर ऑफ पीस। शुरू में तो फ्रेंच लोगों को एक शांति दूत की तरह उनका स्वागत किया गया। द पीपल बिकेम हॉस्टाइल ड्यू टू सम न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स लाइक, लेकिन वहाँ पर जब लोगों ने, यानी कि जिन जगहों पर फ्रांस ने अपना कब्जा जमाया था, तो शुरू में तो लोगों ने फ्रांस के लोगों को शांति दूत के तौर पर स्वीकार किया, लेकिन वहाँ पर जब टैक्सेशन में बढ़ोतरी शुरू हुई, जब वहाँ पर फ्रेंच आर्मीज़ में जब कॉन्स्क्रिप्शन जब होना शुरू हुआ कि ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में उन कब्जा किए गए क्षेत्रों के लोगों को जब भर्ती करना शुरू किया गया, सेंसरशिप यानी कि जो मीडिया है, प्रेस है, जब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जब ये सब तरीका अपनाया गया उन जगहों पर जहाँ पर फ्रेंच ने उन किसी हिस्से को कब्जा किया था, तो जो लोग उनको शांति दूत समझ रहे थे तो उनकी धारणाएं अब उसके बारे में बदल चुकी थी। तो यहाँ पर हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कि फ्रांस में क्या क्या गतिविधियाँ हुई, किस तरीके से लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को शेयर किया गया, किस तरीके से लोगों के अंदर एक रूपता की भावनाओं को भरा गया। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आइए हम इसके बारे में फिर से एक हम लोग समरी देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति की घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी, जैसे पितृभूमि जिसको ला पैट्री कहा गया और नागरिक जिसको ले सिटोयन कहा गया। जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले की राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया।
नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान किया गया और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझी भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों में उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसीं। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगीं। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही प्रारंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरू में अनेक स्थानों पर जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गई। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थीं, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। तो इस पोर्शन में हम लोगों ने फ्रांस में हो रही क्रांति से प्रभावित हुए अन्य क्षेत्रों के बारे में जाना कि किस तरीके से वहाँ पर क्रांतियाँ हुई और लोगों की उसके ऊपर क्या प्रतिक्रियाएं हुई। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में इतना ही। अगर इस टॉपिक को समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।